हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रखर कोचिंग के एक सर से बात करेंगे। तो हेमंत सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत यादव है। मैं प्रखर कोचिंग का एक शिक्षक हूं जो हेमंत किंडरगार्टन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्न जो आप लोगों के जनरल प्रश्न होते हैं हमसे, उन्हीं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कभी भी आप कोचिंग ज्वाइन करें या कोचिंग ना ज्वाइन करें, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे अंकित सर आपके ही सामान्य प्रश्नों को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और हम उसका अपने हिसाब से जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आप बताइए कि कोई स्टूडेंट प्रखर कंपटीशन क्लासेस में क्यों पढ़े। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अंकित सर का यह है कि कोई भी स्टूडेंट प्रखर कंपटीशन क्लासेस को क्यों ज्वाइन करे। आखिर शिक्षक भर्ती के लिए प्रखर प्रखर कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करने का क्या रीजन है, क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मैं जवाब देना चाहता हूं कि प्रखर कंपटीशन कोचिंग में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वहां पे कुछ भी रट्टा नहीं मरवाया जाता है। जैसे ज्यादातर कोचिंगों में मैंने देखा है कि वहां पे वन लाइनर चीजें लिखवा कर और लोगों से रटवाया जाता है कि इस क्वेश्चन को आप याद करिए, परीक्षा में आएगा। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि मैं कभी भी जैसे टॉप 100, टॉप 200, मैराथन क्लास, इन सब के चक्कर में नहीं रहता हूं। मैं आपको कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करके नहीं दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, परीक्षा में आएगा। बल्कि हम लोग एक एक टॉपिक को पूरे व्याख्या के साथ, समझ के साथ नोट्स बनाते हुए अच्छे से पढ़ते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी चीजें वहीं पे आपको याद हो जाए। और हम यह भी कोशिश करते हैं कि हर 15 दिन में 150 प्रश्न का OMR पर टेस्ट हो, ताकि आप अपना मूल्यांकन भी साथ साथ करते चलें कि आप कहां तक पहुंचे हैं, कितना आपने सीखा है। बस हम आशा करते हैं कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करता है वो पहले दिन से आखिरी दिन तक कोशिश यही करेगा कि कम से कम गैप किए बिना हमारे यहाँ कोचिंग। सर, आपसे दूसरा प्रश्न यह है कि आप सिलेबस को पूरा कैसे कर देते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस आप पूरा कैसे कर देते हैं। तो स्टूडेंट, सिलेबस पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप रेगुलर हैं तो आप CD, जैसे मान लीजिए हम CTET की बात करें, या जब UP टेट आता है तो UP टेट की बात करें, या सुपर टेट की बात करें, BPSC की बात करें, KBS की बात करें। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CTET। CTET में CDP, EBS, मैथ, संस्कृत, हिंदी, SST और साइंस पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, CDP हुआ, EBS हुआ, मैथ हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इन सब का सिलेबस तो बहुत आसान है और बहुत आराम से पढ़ाते पढ़ाते भी खत्म हो जाता है। तो इन सब का सिलेबस गारंटेड कि 3 महीने के अंदर आराम से खत्म हो जाता है और आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से टेस्ट देकर कर लेते हैं। लेकिन 2 सब्जेक्ट जैसे SST और साइंस, इनको खत्म करने के लिए कम से कम 6 महीने 1-1 घंटे चाहिए। तो मैं SST और साइंस को रोल करके पढ़ाता हूं। जैसे मान लीजिए इस बैच में एक बच्चा 3 महीने रहा और मैं SST पढ़ा रहा हूं। चूंकि SST में कई विषय हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो मैं इस मान लीजिए बैच में पूरा जियोग्राफी कवर कर लिया और पूरा जो है हिस्ट्री कवर कर लिया और पॉलिटी रह जाती है। तो मैं जब दूसरा CTET का बैच शुरू करूंगा तो वहां पे शुरू में पॉलिटी से करूंगा और अगर समय रहेगा तो जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मतलब मैं रोल करते हुए पूरा सिलेबस खत्म करने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सी कोचिंग ऐसी है कि शुरू हुई, 4 चैप्टर पढ़ाए, तब तक CTET का एग्जाम खत्म, फिर शुरू से पढ़ा रहे हैं। मेरा अगर हिस्ट्री शुरू हो गया तो अगला बैच हो चाहे जो बैच हो, उसमें मेरा हिस्ट्री आगे चलता चला जाता है। बायोलॉजी अगर मैंने इस बैच में पूरा पढ़ा दिया तो अगले बैच में मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बायोलॉजी पे आऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे सब्जेक्ट जो है एकदम जीरो से लेकर और एकदम आराम आराम से खत्म कर दूं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं पूरा सिलेबस CTET के एग्जाम से पहले खत्म कर देता हूं और गारंटी देता हूं कि
सीडीपी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत और हिंदी के सारे क्वेश्चन, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको डिक्टो आपके नोट्स से मिलते हैं। सीडीपी के तो 30 में से 30 आपको एकदम डिक्टो नोट्स से मिलेंगे, और अन्य में भी मैं कह रहा हूं कि 80%, 75% क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपको नोट्स से मिल जाते हैं। बस स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो। ऐसा ना हो कि 4 दिन आए 4 दिन गायब रहे, 4 दिन आए 4 दिन गायब रहे। पहले दिन से आखिरी दिन तक रहिए, आप पास होंगे, 100% पास होंगे, नौकरी भी पाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि मैंने सुना है आप ऑनलाइन क्लास का विरोध करते हैं, उस विरोध का रीजन क्या है, इसको आप बताइए थोड़ा स्टूडेंट को। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अंकित सर का और आप लोगों का यह प्रश्न होता है कि सर आप ऑनलाइन क्लास का विरोध करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों आज एकदम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी ऑनलाइन क्लास का विरोध नहीं करता हूं, बल्कि मैं ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके का विरोध करता हूं। उसको भी जान लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपको एक ऑफलाइन कोचिंग में 1857 की क्रांति पढ़ाई जा रही है और एक ऑनलाइन कोचिंग में 1857 की क्रांति पढ़ाई जा रही है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क क्या होता है। देखिए ऑफलाइन में सबसे पहले तो आपके साथ 40 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो आपका इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया बना रहता है, एक दूसरे से वार्तालाप और एक दूसरे से कंडीशन जो है कंपटीशन होता है। और ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी होता नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि 1857 की क्रांति अगर कोचिंग में ऑफलाइन आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक यानी 100-150 प्रश्न दिए जाते हैं, जबकि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति में वह भी पढ़ाता है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वह भी पढ़ाता है, और आपको केवल 1857 की क्रांति से ही 1000 क्वेश्चन दे देता है। तो बताइए कि आप 1000 क्वेश्चन को याद कर पाएंगे कि आप 100 क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। तो आपका जाहिर से जवाब होगा कि हम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, लेकिन 1000 क्वेश्चन अगर हम 1857 की ही क्रांति में पढ़ेंगे तो पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा संविधान, पूरा सीडीपी, पूरा ईवीएस, पूरा मैथ कब पढ़ेंगे। तो इस कारण से बच्चे कई साल पीछे चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे खुद की गलती देते हैं, मेरी गलती है, लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती ऑनलाइन की है कि आपके सामने 1000 क्वेश्चन परोस दिया, आपको याद हो या उससे याद ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। जबकि ऑफलाइन में जो भी पढ़ाया जाता है कोशिश किया जाता है कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो। मैं कह रहा हूं कि आप 1857 की क्रांति से 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन 10 आपको याद रहे। आप ऑनलाइन में 1000 क्वेश्चन मत पढ़िए कि एको क्वेश्चन ना याद रहे, मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन याद रहे, और उन क्वेश्चनों में से ही प्रश्न आएगा, उन टॉपिकों में से ही प्रश्न आएगा जो ऑफलाइन में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले मार्केटिंग के चक्कर में सब कुछ पढ़ाते हैं, और अगर मान लीजिए कोई बाई चांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वही आ गया तो कहते हैं देखो जो मैं पढ़ाया था वो आ गया, लेकिन जब मुझे याद ही नहीं है तो उस पढ़ाने का मतलब क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको मैं प्रिफर करता हूं कि कहीं भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, थोड़ा सा अगर टीचर बेहतर नहीं भी है तब भी ऑफलाइन पढ़िए अगर आपको नौकरी पाना है। नहीं तो 6-6 महीना 1-1 साल पार होते होते इतना जल्दी जल्दी समय पार हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि अरे मैं 5 साल से पढ़ रहा हूं, जबकि आपके पढ़ने का तरीका केवल 2 साल सही से हो तो आप नौकरी पा सकते हैं। सर का कहने का मतलब यह है कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ना कि पूरा इतिहास या पूरा भूगोल। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब जितना आता है आपके सिलेबस में बस उतना ही पढ़ाया जाता है, पूरा रटवाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो सर आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसका भी थोड़ा सा विरोध करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लाइब्रेरी का कभी विरोध नहीं किया, मेरे विरोध का तरीका आप नहीं समझ पाते हैं। लाइब्रेरी तो एक बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है, और भविष्य में हो सकता है मैं भी करूं, अंकित सर भी करें, आप भी करें। तो मैं कभी भी लाइब्रेरी का विरोध नहीं करना चाहता,
बल्कि लाइब्रेरी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो तरीका आप लाइब्रेरी में जाके अपनाते हैं, मैं उस तरीके, उस निरर्थक तरीके का विरोध करता हूँ। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बच्चा जाता है और कहता है कि मैं सर 12 घंटे फला कोचिंग का ऑनलाइन क्लास लिया हूं और 12 घंटे खूब मेहनत से मोबाइल सामने रख कर और वीडियो देख के पढ़ता हूं, खूब अच्छे से पढ़ता हूं। तो दोस्तों, मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि आप 12 घंटे मोबाइल में जो है निरर्थक चीजें, कभी भी कोई व्यक्ति मोबाइल में 12 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। 2 घंटे भी मोबाइल में कोई व्यक्ति कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता जब तक कि उसके अगल बगल कोई इंटरेक्ट करने के लिए ना हो, बातचीत करने के लिए ना हो, अंतःक्रिया करने के लिए ना हो। लेकिन इस चीज को स्टूडेंट समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर हम बताएंगे और अनुभवी टीचर बताएंगे तो उनको स्टूडेंट कहते हैं ये तो बेवकूफ है। और यही कहने के चक्कर में स्टूडेंट 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गंवाते चले जा रहे हैं। और जब 5 साल बीत जा रहा है तब फिर वापस आ रहे हैं, करी सर जो आपने बताया था वो सही है। तो मैं इसीलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि आप लाइब्रेरी पढ़िए, लेकिन आप ऐसी कोचिंग में पढ़िए जहां पे पहले आप इंटरेक्ट करिए। बताइए, 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे में आप 3 घंटे कोचिंग को दीजिए, ऑफलाइन कोचिंग, जहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करिए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों से चर्चा करिए, लोगों से कंपटीशन करिए। और जो चीज आज 3 घंटा आपको ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया गया है, उसी चीज को जाके कल या आज कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में उसी चीज को रिवीजन करिए। मतलब एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, उस नोट्स से उस टॉपिक का रिवीजन करिए। मान लीजिए आपने जीन पियाजे का रिवीजन किया, आपने 1857 की क्रांति का रिवीजन किया। अब रिवीजन आप कर कैसे रहे हैं? नोट्स से आप रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद तुरंत एक अध्यायवार किताब जो आपके एग्जाम का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उससे आप तुरंत उस जीन पियाजे को या 1857 की क्रांति को तुरंत सॉल्व करिए। उसके बाद दूसरा विषय जो आप पढ़े थे, तीसरा विषय जो पढ़े थे, उसी तरीके से आप 5-6 घंटे लाइब्रेरी में दीजिए। ऐसा लाइब्रेरियन मत बनिए कि उसी में आप जो है ब्रश भी कर रहे हैं, उसी में आप सो भी रहे हैं। ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, या दिखाने का तरीका है। अगर पढ़ने का तरीका आप में है तो 4 घंटे लाइब्रेरी और 3 घंटे कोचिंग आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है और आपको खट से नौकरी दिला देगा। तो कुल मिला जुला के लाइब्रेरी का मैंने कभी नहीं विरोध किया। आप मेरे विरोध करने के तरीके को ही नहीं समझ पाते। ऑनलाइन क्लास का मैंने कभी विरोध नहीं किया। आप ऑनलाइन क्लास का तरीका जो पढ़ाने का है, मैं उसका विरोध करता हूं। कोई ऑनलाइन क्लास वाला आपको इतनी हल्की चीजें दे देता है कि सारी चीजें आपको आती रहती हैं। आप आराम से बैठ के देखते हैं, सोचते हैं अरे सब कुछ तो मुझे आ रहा है। परीक्षा में जाते हैं, एक को क्वेश्चन में नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों का मैं विरोध करता हूं। इन सब चीजों से आप समय रहते अगर आगाह हो जाएंगे तब तो नौकरी पाएंगे, नहीं तो माँ बाप का पैसा, माँ बाप का समय, माँ बाप की आशा को आप चौपट करके रख देंगे। इसलिए बात जो भी अपने अनुभवी से राय लीजिए और उसके अनुभव को मानिए। आपके घर में आपके चाचा, दादा, बाबा, पिता, मामा कोई भी नौकरी नहीं पाया है तो उसी की राय आप मानिए। उसको आप बेवकूफ मत समझिए कि 10 साल कहीं से पढ़ के आया है और जो बता रहा है खुद नौकरी नहीं पाया तो मुझे भी 3-5 बता रहा है। आप ऐसा कतई मत करिएगा। सर, बच्चों को कोई अच्छा सा टिप्स दीजिए ताकि उनका रिजल्ट अच्छा आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। स्टूडेंट, मैं कुछ टिप्स अपना जो मतलब बहुत दिन की मेहनत का जो टिप्स है, जिसे आपको कोई बताएगा ही नहीं, उस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने भाई बहन, अपने नात रिश्तेदार के ऊपर खरा उतरना है और नौकरी करनी है तो आप इस टिप्स को एक बार 1 साल फॉलो करके देखिएगा। अगर आपके हाथ में नौकरी नहीं होगी, आप कितना कमजोर हो, अगर आपके हाथ में नौकरी नहीं होगी तो आप कहिएगा। दोस्तों देखिए, टिप्स का मतलब यह है, आप चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मान लीजिए आप BPSC
या बिहार के या स्टेट या यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, डीएसएसबी, रीट, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उस सिलेबस के हिसाब से एक बेहतरीन टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहला चीज, अब टाइम टेबल ऐसा हो, उसमें टाइम ना लिखा हो कि 9 से 12 पढ़ेंगे या 3 से 6 पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि टाइम ना हो कि हम 9 से 12 ही खाली रहेंगे। आप इस तरह से टाइम टेबल बना लीजिए कि सोमवार को मैं मैथ और सीडीपी पढ़ूंगा, बस 4 घंटे पढ़ूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा 2-2 घंटे पढ़ लूंगा। मंगलवार को मैं ईवीएस और संस्कृत पढ़ूंगा, 2-2 घंटे, जब भी मुझे समय मिलेगा कर लूंगा, उसी में पीवाईक्यू भी कर लूंगा। ऐसे हर दिन का एक टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए। टाइम टेबल का मेन कारण मैं बता दे रहा हूं कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। देखिए दोस्तों, टाइम टेबल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम टेबल आपको हर सब्जेक्ट टच करवाएगा। अगर मान लीजिए आपकी रुचि मैथ और संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, आप कभी भी मैथ और संस्कृत को जल्दी उठाइए नहीं करेंगे, उसको पढ़वे नहीं करेंगे। अगर आपकी रुचि सीडीपी में है तो आप बार बार सीडीपी पढ़ रहे हैं और लास्ट के 15 दिन आने पे आप कहेंगे अरे मैथवा तो छूट जा रहा है, संस्कृत तो छूट जा रहा है। तो इसलिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम टेबल में मंगलवार को संस्कृत रहेगा तो आप मंगलवार को संस्कृत उठाएंगे, अगर सोमवार को मैथ रहेगा तो सोमवार को आप मैथ उठाएंगे, और यही फायदा होता है टाइम टेबल का। इसलिए एक बेहतरीन टाइम टेबल आप जरूर बनाइएगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग, मान लीजिए एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर कोचिंग वोचिंग छोड़ के भले लाइब्रेरी में चले जाइए, लेकिन एक बार आप साल भर या 1.5 साल पूरे सिलेबस का एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, जिसे मैं नाम देता हूं गुड नोट्स। तो अच्छा सा एक नोट्स बनाइए, और वह नोट्स जो है ऐसा हो कि उसमें राइटिंग अच्छी हो और पढ़ने में मजा आए। ठीक, तो आप एक गुड नोट्स बनाइए, और नोट्स के बाद जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, तो आप नोट्स खोलिए और 1857 की क्रांति अपने सिलेबस के हिसाब से पूरा पढ़ डालिए। और जब 1857 की क्रांति आप पूरा पढ़ लेंगे तो पढ़ने के तुरंत बाद, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, तुरंत आप एक अध्यायवार किताब भी लिए रहेंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अध्यायवार किताब आपके एग्जाम के अनुसार। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्यायवार रहना चाहिए। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का अध्यायवार होना चाहिए। तो उस अध्यायवार किताब को तुरंत 1857 की क्रांति खोलेंगे और तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ा 1857 की क्रांति वो सार्थक है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो सार्थक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब 1857 की क्रांति आपकी अभी भी तैयार नहीं हुई है। भले अभी आपने पढ़ा है, फिर जाके पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन सही से सॉल्व ना कर पाइए, 20 बार पढ़ना हो तो आप 20 बार पढ़िए, लेकिन 1857 की क्रांति को पहले तैयार करिए, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पे जाइए उस दिन के टाइम टेबल के अनुसार। तो पहला हो गया टाइम टेबल, दूसरा हो गया गुड नोट्स, और तीसरा हो गया एक अच्छा सा अध्यायवार किताब जो आपके एग्जाम से संबंधित हो। अब दो ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर टाइम पास करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आधा घंटा या 20-25 मिनट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करनी है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। पहला है नो टेक्स्ट बुक, मतलब जो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको आज ही छोड़ दीजिए। अगर मेरा कहा मान रहे हैं, आपको दोस्ती करनी है तो किताब से दोस्ती करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्ती करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 20 बार सॉल्व करिए। किसी भी हल प्रश्न पत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत नहीं। आप कभी भी टेक्स्ट बुक से सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन तो आपको लगा होगा कि टेक्स्ट बुक मुझे पीछे ले जा रहा। इतने कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं कि टीचर भी उसमें नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी जो चीज बेकार है, जो हमें बैक करती है, उसे हमें छूना ही नहीं। टेक्स्ट बुक के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे आप ये कहिए कि अरे सर बेवकूफ हैं, इतना अच्छा एप्लीकेशन है, इसका प्रीमियम लेते हैं, ये लीजिए वो लीजिए, ये सब मैं कर चुका हूं। दूसरा, टेलीग्राम के क्विज के चक्कर में नहीं पड़ना है। टेलीग्राम पे
इतना क्विज वाला ग्रुप बना है कि मतलब आप सुबह से शाम तक आंख उसमें फोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारी कहानी खत्म हो जा रही। तो देखिए, जब आप अध्यायवार किताब से किए रहेंगे तो अंडरलाइन करे रहेंगे, गोला किए रहेंगे, दोबारा जब पढ़ेंगे तो अंडरलाइन में आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा, ऑप्शन पे स्ट्राइक करेगा, सारी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन क्विज में आपने जीन पियाजे एक बार सॉल्व किया, मान लीजिए 1 महीने बाद आपको फिर सॉल्व करना है, खोज रहे हैं टेलीग्राम पे कि जीन पियाजे कहाँ है, मिलवे नहीं किया, तब तक नोम चोमस्की मिल गया, आप चोमस्की करने लगे। 1857 की क्रांति मिल गया, वही करने लगे। ठीक, हड़प्पा मिल गया, वही करने लगे। मतलब जो आप खोज रहे थे, जो आपको करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो आप किए ही नहीं, वो मिला ही नहीं, आपने किताब रखा नहीं है, वो टेलीग्राम 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 के चक्कर में आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये काम आप मत करिए। आपको टेक्स्ट बुक और टेलीग्राम दोनों को त्याग देना है। अगर इंजॉय करना है, 2-4-10 मिनट मान लीजिए आप करना चाहते हैं, तो आप जाके अपने आप को चेक कर लीजिए, लेकिन दिन दिन भर ऑनलाइन क्लास, टेक्स्ट बुक, टेलीग्राम ऐसा नहीं करना है। और अंतिम चीज ये है कि आपको धैर्य बनाए रखना है। जिस स्टूडेंट के पास धैर्य है, वो स्टूडेंट कितना कमजोर है, वो नौकरी पाएगा। और जिस स्टूडेंट के पास धैर्य नहीं है, वो कितना तेज है, वो असफल होता चला जाएगा। धैर्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम। तो ये चीज आप याद रखिए कि आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना। सवाल है, आपके यहाँ जीएस और जीके का लेवल क्या रहता है? तो सर मेरे यहाँ जीके जीएस का लेवल जो है एकदम 0 to मॉडरेट रहता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है जीके जीएस में, अगर आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो आपको एकदम 0 से मॉडरेट लेवल तक, मतलब यूपी पीसीएस और आईएएस को छोड़ दिया जाए तो आरओ यारो लेवल के 40 से 60% क्वेश्चन आप मेरे जीके जीएस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सीटेट है, यूपी टेट है, बीपीएससी है, केबीएस है, डीएसएसबी है, रीट है, बिहार का यस टेट है, इन सब का तो जीके जीएस बहुत आराम से हो जाएगा, उस लेवल का मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन बात वही फिर आ जा रही है कि अगर आप 3 महीना पढ़े तो 3 महीने हो सकता है कि आप हिस्ट्री ही पढ़ पाए, उसके बाद जो है आप फिर 6 महीने गैप कर दे रहे हैं, 6 महीने बाद फिर आ रहे हैं तो पता लगे कि हिस्ट्री आज जो है पॉलिटी भी खत्म हो गई है, तो आप कहें अरे सर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर रहना होगा, एक अच्छा सा नोट्स बनाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन आपसे टच होगा, चाहे कोई भी परीक्षा रहे, हर क्वेश्चन टच होगा। उस हिसाब से जीके जीएस टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, कोई भी वन लाइनर नहीं पढ़ाया जाता है, समझा के पढ़ाया जाता है और उसे ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने का प्रयास किया जाता है। चाहे आप अपने आप को कमजोर स्टूडेंट समझ रहे हो, चाहे आप अपने आप को मॉडरेट या बहुत तेज स्टूडेंट समझ रहे हो, सबको वो चीजें समझ में आती हैं जिस हिसाब से हम लोग जीके जीएस पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हिस्ट्री शुरू करें, बैच खत्म हुआ, फिर अगले बैच से फिर हिस्ट्री शुरू करें। नहीं, हिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेगी। अब जैसे 3 दिन हिस्ट्री चल रही है तो 3 दिन जियोग्राफी चलती है, तो 3 दिन पॉलिटी चलती है, फिर 3 दिन हिस्ट्री चलती है, 3 दिन पॉलिटी चलती है, 3 दिन जियोग्राफी चलती है, ऐसे चलता रहता है। और एक बैच में मान लीजिए जहां तक पहुंचा है, रुका है, अगले बैच में वहीं से जीके जीएस शुरू होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट शुरू से शुरू होंगे, सीडीपी शुरू से शुरू होगा, आपका मैथ शुरू से होगा, संस्कृत शुरू से होगा, हिंदी संस्कृत शुरू से होगा, ईबीएस शुरू से होगा। लेकिन एसएसटी और साइंस जहां से ब्रेक था वहीं से रोलिंग करके चलता रहेगा। अगर बायो खत्म हुआ है तो फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स खत्म हुआ है तो केमिस्ट्री चलेगा, और ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट आपको एकदम शुरू से अंत तक पढ़ाऊं, क्योंकि अगर शुरू से अंत तक नहीं पढ़ाऊंगा तो परीक्षा में मैं उस चीज को टच ही नहीं कर पाऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं फंसा ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं केवल गांधी 1857 की क्रांति, हड़प्पा और जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म बस इतना पढ़ा के छोड़ दिया तो बताइए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को मैं कभी टच कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरे हिस्ट्री को खत्म करो, पूरे जियोग्राफी को खत्म करो। अगर एक भी बच्चा एक साथ साल भर रहा, 1.5 साल रहा, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी जियोग्राफी, पूरी पॉलिटी एकदम अच्छे से कंप्लीट होगा। यहां तक कि हम लोग संविधान पढ़ाते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं, कोई कोचिंग रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू नहीं करता है। तो इसलिए जो है आप एक बार आके देखिए, और कभी भी किसी भी कोचिंग में जाइए तो बिना 5 दिन 4 दिन ट्रायल के आप उसमें फैसला मत लिया करिए कि एक दिन आप पहुंचे, पता लगे कि आपको यार टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, हो सकता है उस दिन टीचर बीमार रहा हो, किसी टेंशन में रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टीचर भी एक इंसान है। तो आपको बिना 5 से 10 दिन पढ़े किसी भी टीचर का कभी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बार फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, टाइम टेबल बनाइए, अच्छा नोट्स बनाइए, अच्छे अध्यायवार किताब का प्रयोग करिए, ऑफलाइन कोचिंग एक बार पूरे सिलेबस का जरूर करिए, उसके बाद चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे जो करिए। और टेक्स्ट बुक का प्रयोग नहीं करना है, टेलीग्राम का प्रयोग कम से कम करना है, और धैर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर यहां तक आपने वीडियो देखा
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि ऐसी ऐसी चीज आपको सीखने को मिली होंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नौकरी भी पा सकते हैं। तो दोस्तों फॉलो जरूर करिएगा, और फॉलो करने के बाद अगर आपको नौकरी मिलती है तो एक बार कमेंट करने जरूर आइएगा कि सर आपने जो कहा था मैंने फॉलो किया और मैं आज कामयाब इंसान हूं, आपने अच्छा मोटिवेशन दिया। तो दोस्तों कोई बात रहे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट, मेरा ज्यादा से ज्यादा विषय अकेले पढ़ने का बस एक रीजन होता है, और वह रीजन यह है कि मैंने शिक्षक भर्ती और वनडे एग्जाम की तैयारी में 10 साल दिए, और 10 साल में मैंने हर परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत गहराई से सॉल्व किया है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं किसी टीचर को अलग से रखता हूं, मान लीजिए सीडीपी मैं पढ़ाता हूं, ईवीएस के लिए कोई टीचर रख लिया, तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर मैं किसी अनुभवी टीचर को रखता हूं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अनुभवी टीचर नहीं मिलता है तो वह उतनी गहराई तक जाकर चीजों को नहीं आपको बता पाएगा जितनी गहराई तक मैं बता सकता हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं पढ़ाऊं और वही आपके एग्जाम में आए। तो सर आपकी कोचिंग का रिजल्ट कैसा रहता है? आप थोड़ा रिजल्ट के बारे में बच्चों को बता दीजिए। देखिए दोस्तों, आप हमारे स्टूडेंट से मिलकर पूछ सकते हैं कि हमारे कोचिंग का रिजल्ट कैसा रहता है। मेरे यहाँ यूपी टेट में पढ़े बच्चे लगभग, अगर आप पहले दिन से अंतिम दिन, देखिए रिजल्ट निर्भर करता है आपके रेगुलरिटी पे। अगर आप पहले दिन से आखिरी दिन तक कोचिंग में हैं तो आप अगर बहुत कमजोर विद्यार्थी अपने आप को मानते हैं तब भी आपको मैं पास करवा के दिखा सकता हूं। लेकिन अगर आप एक हफ्ते आए फिर 2-3 दिन गायब, फिर तमाम जो है न्योता करने लगे, ये सब इधर उधर के चक्कर में अगर आप फंस रहे हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट में समय लगेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर हैं तो आपको 100% गारंटी देता हूं कि रिजल्ट आएगा, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे बिहार यस टेट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट निर्भर करता है आपके रेगुलरिटी पे। जितना रेगुलर आप रहेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। धन्यवाद।